फाइनेंस फील्ड में इनिशियल स्टेज में आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट करना है, आपको नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मेरा बिजनेस का प्लेटफॉर्म खाली इंडिया में नहीं है, दुबई में मेरे क्लाइंट है, सिंगापुर में क्लाइंट है, यूएसए में क्लाइंट है, यूके में है, लंदन में है। कोविड के बाद जब ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हमारे फाइनेंस फील्ड को बहुत उसका फायदा हुआ। मतलब कैसा कि मैं ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट इधर बैठ के क्लोज कर सकता हूँ उसका इन्वेस्टमेंट, उसको उधर जाने की जरूरत नहीं। आज तक कोई भी कंट्री में गया नहीं क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, सब ऑनलाइन ही मेरा प्रोसीजर होता है। किसी को इस फील्ड में काम चालू हो तो एनआरआई इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अभी चालू हुआ है, इसके बाद 10-15 साल बहुत अच्छे आने वाले हैं इक्विटी मार्केट में। तो एनआरआई अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया के इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरा नाम योगेश प्रभाकर नेरकर है। मैं बी मैकेनिकल हूँ। 2014 में मैं बी मैकेनिकल पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने महिंद्रा सोना नासिक में जो कंपनी है उधर मैंने सप्लाई क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में 1 साल करीबन काम किया। उसके बाद मुझे खुद का कुछ तो करना है करियर में, इसके लिए मैंने बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उसके बाद मुझे एक मेरे दोस्त ने रेफरेंस दिया था कि उद्योग वर्दी में फाइनेंस का एक कोर्स चल रहा है, उधर आप जाके एक बार मिल लो। मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में मेरी माताजी का पोस्ट और एलआईसी का काम था। फिर मैंने सोचा अपना जो पुराना क्लाइंट बेस है उसके लिए सर्विसिंग करना चाहिए। तो मैंने इसमें फाइनेंस सेक्टर में कोर्स करने के बाद मुझे आइडिया है, तो मैंने एनआईएसएम, एमपी जो कोर्स लगते हैं, जो सब कोर्स मैंने कंप्लीट किए 2015 में। उसके बाद मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस में पढ़ा। मतलब इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों चीज में काम करता हूँ। इसमें इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों फाइनेंशियल प्लानिंग का मैं सजेशन देता हूँ और उनका पोर्टफोलियो में मैनेज करता हूँ। सबसे पहले मैं इंश्योरेंस में इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल में हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, आपका कुछ रिक्वायरमेंट होगा कॉर्पोरेट को, बिजनेस इंश्योरेंस में प्रोवाइड करता हूँ कॉर्पोरेट को, जो टैक्स सेविंग के लिए अच्छा रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों के लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद आता है आपका जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जैसे वर्क कॉम्पेंसेशन पॉलिसी हो गई, आपका फायर इंश्योरेंस हो गया, सब इंश्योरेंस के जो लगते हैं अपने कंपनी के लिए, सब इंश्योरेंस में प्रोवाइड करता हूँ। ये बेसिकली बिजनेस मॉडल ऐसा रन करता है कि हमने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट दिया, एज अ फाइनेंशियल प्लानर कस्टमर हमको भी पैसा चार्ज करता है और कंपनी हमको भी पैसा चार्ज करता है। मतलब क्या रहता है कि आपने रिक्वायरमेंट कैसी है, तो कुछ कस्टमर को लगता है कि नहीं योगेश सर, मुझे खाली आप पोर्टफोलियो मैनेज करके दो, मेरा एडवाइजर एग्जिस्टिंग एडवाइजर मैं उसके पास से करने वाला हूँ, हम उससे फी चार्ज करते हैं। मतलब मैं उसको एडवाइस देता हूँ और उससे फी चार्ज करके लेता हूँ। बाकी का तो जो है कमीशन बेस्ड कंपनी हमको प्रोवाइड करती है। 1200 क्लाइंट मेरे एक्टिव क्लाइंट है और 10 साल में जो पहला क्लाइंट जुड़ा है वो आज तक मेरे साथ जुड़ा ही है। मुझे सबसे पहले कोर्स करने के बाद सर ने एक ही बात बताई थी कि बिजनेस करना हो तो 3 साल आपको पैशन रखना चाहिए। मैंने 3 साल तक क्या किया, मार्केटिंग किया, हर जगह पे जाके मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम देता था। जैसे मेरे पास बहुत पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे कस्टमर है, तो हर एक पुलिस स्टेशन में जाके मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन सेशन देता था कि ये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये फायदा होने वाला है। कॉर्पोरेट में जाके करता था, कोई फ्रेंड लोगों का ग्रुप मिलता था, उनको मैं बताता था कि ऐसा करना चाहिए। मैंने 3 साल तक बहुत जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस कैंप किए। अभी भी करता हूँ, अभी कॉर्पोरेट लेवल पे करता हूँ। डायरेक्टली इसमें पैसा नहीं मिलता इस फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में। आपको लगा कि मैंने अभी काम चालू किया मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं रहता। इसमें आपको कम से कम 3 साल तो देना चाहिए। आपका एक बार पोर्टफोलियो बन गया और आपके ऊपर क्लाइंट को ट्रस्ट मिल गया तो आपका पैसा ही बनने वाला है। क्लाइंट का ही पैसा बनेगा और आपका ही पैसा बनने वाला है। इनिशियल स्टेज में आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट करना है, आपको नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब आपको इसमें नॉलेज बहुत गेन करना पड़ता है, क्योंकि क्या है अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक टिक में सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप जब कस्टमर के सामने जाते हैं तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि कस्टमर ने कुछ क्वेश्चन किया तो आपको उसका प्रॉपर आंसर देना चाहिए। आपको इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज करना चाहिए, सर्टिफिकेशन करना चाहिए और प्रॉपर नॉलेज ही आपका ये इन्वेस्टमेंट है। बाकी इन्वेस्टमेंट आपका जीरो है। जो आपको मार्केटिंग को पेट्रोल पाने लगे उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट है, बाकी इन्वेस्टमेंट आपका जीरो है।
ऑन एन एवरेज 30 से 40 इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे हर महीने में फ्रेश परचेस हो जाती है। सबसे पहले किसी को इंश्योरेंस लेना हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, उसका टर्म एंड कंडीशन में सबसे पहले कस्टमर को बता देता हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से क्या हुआ है कि वो दिख देते हैं कि इतने प्रीमियम में इतना सम एश्योर्ड मिलने वाला है, उसमें टर्म एंड कंडीशन बहुत रहती है। सबसे पहले हम कस्टमर को बताते हैं कि आपके पॉलिसी में प्री एग्जिस्ट में आपको कुछ होगा डिसीज, तो आपको ये मिलने वाला नहीं है, ये मिलने वाला है। कस्टमर को लगता है कि पॉलिसी ली तो मुझे सब तरीका पैसा मिलने वाला है। हॉस्पिटल चार्जेस में आपको करीबन 95% क्लेम सेटल होता है, 5% आपको पैसा बेयर करना पड़ता है। कुछ कुछ पॉलिसी रहती है जो पूरा पैसा आपको देती है। टर्म इंश्योरेंस में भी टर्म एंड कंडीशन जो रहती है कि सुसाइड केस अलाउड नहीं रहती, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रहते हैं। हम पहले वो कस्टमर को बताते हैं, उसके बाद ही उनका इंश्योरेंस करते हैं। बहुत बार क्या था, मुझे 2 पैसे मिलने वाले हैं, मैं उसको बेच दूंगा, बाद में देखूंगा, ऐसा मेरी स्ट्रेटेजी नहीं। कस्टमर जब तक उसका टर्म एंड कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक मैं उसको इंश्योरेंस बेचता नहीं। मतलब कभी भी उसका क्लेम आया तो 100% हमारी इधर क्लेम वो सेटल होता ही होता है। नासिक और पुणे 2 जगह पे मैं हैंडल करता हूँ। और जो इंटरनेशनल है, जैसे मेरा ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म खाली इंडिया में नहीं है, आप इंटरनेशनल भी बिजनेस करते हैं। जैसे दुबई में मेरे क्लाइंट है, सिंगापुर में क्लाइंट है, यूएसए में क्लाइंट है, यूके में है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया। कोविड के बाद जब ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हमारे फाइनेंस फील्ड को बहुत उसका फायदा हुआ। मतलब ऐसा कि मैं ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट इधर बैठ के क्लोज कर सकता हूँ उसका इन्वेस्टमेंट, उसको उधर जाने की जरूरत नहीं। अभी दुबई में बहुत सारे क्लाइंट है मेरे, तो मैं आज तक कोई भी कंट्री में गया नहीं क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, सब ऑनलाइन ही मेरा प्रोसीजर होता है। मैं उनके साथ जूम मीटिंग करता हूँ, टीम कॉलिंग करता हूँ, उसके बाद ही मैं वो क्लाइंट क्लोज करता हूँ। मतलब इंटरनेशनल भी मेरा क्लाइंट है और इंडिया में बेंगलोर, दिल्ली, केरल सब जगह पे मेरा क्लाइंट बेस फैला हुआ है। यस, हमें उस कंट्री का उनका इनकम टैक्स स्टेटस नंबर लगता है और उनका केवाईसी करना पड़ता है। पहले इंडिया का केवाईसी रजिस्टर करना पड़ता है, फिर एनआरई एनआर अकाउंट से हम इनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कर लेते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट है, पीएमएस का प्रोडक्ट है, एआई एक प्रोडक्ट है, गिफ्ट सिटी एक प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल लोगों के लिए टैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम काम करते हैं। इसकी वजह से इंटरनेशनल क्लाइंट हमारे पास एक्वायर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। किसी को इस फील्ड में काम चालू हो तो एनआरआई इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या है, इंडिया में अभी तो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अभी चालू हुआ है, इसके बाद 10-15 साल बहुत अच्छे आने वाले हैं इक्विटी मार्केट में। और एनआरआई जो इंडिया का इकोनॉमी दिख रहा है अभी टोटल इसमें, तो एनआरआई अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया के इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एनआरआई में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, मतलब इंडिया में भी कर सकते हैं और एनआरआई सेगमेंट में बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। आप कितना करेंगे आपको लिमिट नहीं, स्काई इज लिमिट इस एनआरआई कैटेगरी और इंडियन कैटेगरी में। बहुत सारे छोटे छोटे गाँव है उधर, अभी तक म्यूचुअल फंड क्या है वो पता नहीं। लोग खाली पोस्ट की एफडी करते हैं, पता संस्था रहती है उसमें पैसे डालते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट करते हैं। लोगों को इंप्रेशन क्या रहता है, मतलब महंगाई दर कितने दर बढ़ रही है और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, उसका कैलकुलेशन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो हम बताएंगे तभी हो सकता। और इसमें एक रहना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है उस सेंट्रिक से ही प्रोडक्ट आपका बेचना चाहिए। अदरवाइज आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच गलत हो गया तो आपका कस्टमर का नुकसान हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी कस्टमर हो 1000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, 1 करोड़ का हो, सबके लिए यही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि उसका पैसा मतलब आपका पैसा है और इस तरफ से आपने इन्वेस्टमेंट ये करनी चाहिए। मेरी फर्स्ट डे से वही स्ट्रेटेजी है, इसकी वजह से मुझे ये सक्सेस आज दिख रहा है। अभी मेरा इस साल का फ्यूचर्स गोल है, जैसे सितंबर 2025 में मेरा 100 करोड़ का टारगेट कंप्लीट होने वाला है और अगले 10 साल मतलब मैं 3rd जनरेशन को भी इसमें फील्ड में लाने वाला हूँ। मेरा बच्चा अभी 2 साल का कंप्लीट है, 18 साल बाद जो इस बिजनेस संभालने वाला है, तभी मेरा करीबन पोर्टफोलियो 1,500 करोड़ प्लस पोर्टफोलियो संभालने वाला है, ऐसा मेरा टारगेट है। 100% मैं उद्योग वर्धन का ही रिकमेंड करता हूँ। आगे भी जो भी कोर्स होंगे, जैसे रियल एस्टेट में बहुत अच्छे कोर्स रहते हैं, मैं हर एक बंदे को बोलता हूँ आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने एक कोर्स किया है, मतलब उधर खाली आपने थ्योरी नॉलेज लिया है। उद्योग वर्धन में ऐसा प्लेटफॉर्म है, उधर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ने इधर उद्योग वर्धन में कोर्स कंप्लीट करके पहले साइट इंजीनियर थे, अभी साइट इंजीनियर से कॉन्ट्रैक्टर बन गए और अभी इसमें 10 करोड़ 15 करोड़ का टर्नओवर उनका कॉन्ट्रैक्टरशिप में है। कुछ दोस्त लोग मेरे बिल्डर भी बन गए हैं उद्योग वर्धन की कोर्स करने के बाद।
और मेरे फील्ड में मेरे साथ जो जो थे, कोई इंश्योरेंस में मास्टर हो गए, कोई किस में मास्टर, मतलब उद्योग वर्धन खाली आपको कंटेंट नहीं बताता, आपको मोटिवेट करता है कि आप करो। और चाणक्य सर का जो एम है कि मुझे उद्योग निर्माण करने के है, वो 100% मतलब सोने की चिड़िया चाणक्य सर बना रहे हैं नासिक में, बहुत अच्छे उन्होंने किया है। मैं 100% उद्योग वर्धन को रिकमेंड करता हूँ कि बिजनेस कैसे करना चाहिए और ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, वो 100% उद्योग वर्धन में आपको समझ में आ जाता है। उनका जो ट्रेनर स्टाफ है बहुत अच्छा आपको ट्रेनिंग देता है। बिजनेस चालू करना होता है, एक ही माइंडसेट रखना चाहिए कि आपका फोकस गोल होना चाहिए। मैं इस कौन से भी बिजनेस चालू करना हो तो पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मैं ये इस बिजनेस में इस साल का मेरा ये टारगेट है, लेकिन टारगेट अचीव करते वक्त आपने किसी को मिस सेलिंग प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए। एक सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए। भले आपके पास 2 पैसा कम आए इनकम तो चलेगा, लेकिन मिस सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा भी करना नहीं चाहिए। और आपका 3 साल का आपने एक रोड मैप बनाना चाहिए कि ये साल में मैं इतना करूंगा, सेकंड ईयर में इतना टर्नओवर करूंगा, थर्ड ईयर में इतना टर्नओवर। जब तक आपका गोल नहीं क्लियर होता तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मतलब आप एजुकेशन करते हो, आपको बिजनेस करना हो, क्या आपका जॉब चेंज करना हो, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये गोल चाहिए, तब भी आपका गोल अचीव हो सकता है। मैं यही करता हूँ कि आपका गोल डिसाइड करो और उस गोल के लिए अपना प्रयास करते रहो। विजन बोर्ड मतलब क्या है, मैंने जैसे अभी बोला कि आपका गोल होना चाहिए। मेरे गुरु है, उन्होंने बोला कि योगेश तेरा गोल क्या है, लाइफ में क्या बनना चाहता है, मतलब तुझे क्या क्या बनना है, क्या क्या चीज चाहिए वो नोट डाउन कर। मैंने सब नोट डाउन किया और मैं उसका जो जो चाहिए उसका मैं विजन बोर्ड बनाया हूँ। और उसमें उसका मेरे गुरु जो है महेंद्र वारेकर सर, उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि तू और मैं दोनों मिला के एक विजन अपना कंप्लीट करेंगे। तो एज ए बिजनेसमैन मुझे आंसरेबल तो कोई नहीं ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इस महीने में मुझे कम इनकम आया, ज्यादा इनकम आया, मैं आंसर किसको दूँ। तो आपने लाइफ में एक मेंटर चाहिए। मेंटर जिसके लाइफ में रहता है वो 100% सक्सेसफुल होता है। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हो गए उनके लाइफ में एक मेंटर जरूरी रहता ही रहता है। वैसे मेरे लाइफ में एक मेंटर है, उन्होंने मुझे बोला कि विजन बोर्ड चाहिए। मैंने जो विजन रखा था पिछले साल में, इस साल में मेरा 100% मैंने विजन सब मेरा कंप्लीट कर दिया है। अभी मैंने जैसे मेरा बिजनेस का टारगेट रखा था, फैमिली का विजन रखा था। मतलब खाली बिजनेस का टारगेट नहीं रखना चाहिए, फैमिली के लिए भी अपना कुछ तो विजन रहना चाहिए कि मैं फैमिली को इधर टूर को लेके जाऊंगा, फैमिली के लिए ये करने वाला वो करने वाला। सब मैंने नोट डाउन किया और उस हिसाब से मैं काम करता हूँ।